हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेल। बेटा, आज की वीडियो में मैं एक न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ आपको रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर, और फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इस वीडियो को आपने कम्प्लीटली वॉच करना है ताकि जो आने वाला चैप्टर है उसका बेसिक आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्टूडेंट आज का जो क्वेश्चन है पहले न्यूमेरिकल उसको हम सॉल्व करते हैं, फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल क्या है वो हम अच्छे से पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल ये कहता है स्टूडेंट, दो कार हैं हमारे पास और मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। हमारे पास दो कार हैं, वो सेम डायरेक्शन में स्टूडेंट मूव कर रही हैं और विद द सेम स्पीड, और उनकी स्पीड भी सेम है एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर। मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर दे रखा है। एक थर्ड कार हमारे पास आती है मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, मीट दीज टू कार एट एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट। मतलब 4 मिनट के बाद वो उनको जाके मीट कर जाती है। फाइंड द स्पीड ऑफ थर्ड कार। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, थर्ड कार की स्पीड निकालनी है। तो न्यूमेरिकल जो है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टूडेंट जो है ये किस टॉपिक से रिलेट कर रही है? रिलेटिव वेलोसिटी के साथ इसका कंसेप्ट यूज होगा, रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो जो स्टूडेंट कल मेरे साथ जुड़े थे उनको पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी के कल मैंने कई सारे फार्मूले आपको बताए थे, तो उन्हीं कंसेप्ट का आज हम यूज करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए देखिए, तो कहता है हम सपोज कर लेते हैं कि जो थर्ड कार है ना हमारे पास, स्पीड ऑफ थर्ड कार सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट वो v के बराबर आ रही है हमारे पास। तो हमें यहाँ v की वैल्यू को फाइंड करना है स्टूडेंट। ओके, तो बड़े ध्यान से अपने देखना है स्टूडेंट, मैंने स्पीड ऑफ थर्ड कार को क्या सपोज कर लिया, v के बराबर मैंने इसको सपोज कर लिया। अब कहता क्या है, तो पहले दोनों कार से वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, उनकी सेम स्पीड है, तो मैं उनको ना एक यूनिट मान लेता हूँ। मतलब उनको मैं एक कार मान लेता हूँ, उसकी स्पीड मुझे 30 किलोमीटर दे रखी है। तो स्टूडेंट मतलब मेरे पास मान लो ये मेरे पास सेकंड कार है और वो दोनों को मिलाकर मैंने एक कार सपोज कर लिया, तो इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी फिर? तो इन दोनों के बीच की स्टूडेंट जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी? अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो आएगा v + 30 आ जाएगा स्टूडेंट। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट? डिस्टेंस कितना है वो दे रखा है 5 किलोमीटर के बराबर हमें गिवन दे रखा है। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस स्टूडेंट हमें गिवन दे रखा है। ओके, सो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे रिलेटिव वेलोसिटी की। तो चलिए हम रिलेटिव वेलोसिटी को सॉल्व करेंगे। हमें ये v चाहिए स्टूडेंट, हमें इस v की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे t भी स्टूडेंट हमें दे रखा है, 4 मिनट दे रखा है। तो आपने यहाँ पर एक काम करना है, इस मिनट को आवर्स में बच्चा चेंज करना है, तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बराबर आ जाएगा 1/15 आवर्स के बराबर आ जाएगा। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होगा? डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी की बच्चा हम बात कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है, आपको और फार्मूला यूज नहीं कर सकते हो। डिस्टेंस दे रखा है 5 किलोमीटर, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का वैल्यू आ गया v + 30 और टाइम आ गया 1/15 के बराबर। हमें स्टूडेंट v चाहिए यहाँ से, तो क्या करेंगे, इस टर्म को ये 15 यहाँ डिवाइड में तो इक्वल टू के आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा 15 × 5 दैट्स इक्वल टू v + 30। अब 15 को स्टूडेंट 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 75। v + 30 हमें v चाहिए, तो 30 स्टूडेंट इधर आ जाएगा, तो बनेगा क्या, 75 - 30 दैट्स इक्वल टू v। तो आप 75 में से 75 में से 30 को स्टूडेंट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, बताओ मुझे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 हो गया यहाँ पे, तो 45 आ जाएगा स्टूडेंट किलोमीटर पर आवर दैट्स इक्वल टू v। तो जो वेलोसिटी है ना थर्ड कार की वो स्टूडेंट हमें मिल चुकी है, वो किसके बराबर आ गई है, 45 किलोमीटर पर आवर के बराबर। अब बाकी न्यूमेरिकल स्टूडेंट आप ट्राई करते रहिए, मैंने काफ़ी हद तक न्यूमेरिकल इस चैप्टर के आपको सॉल्व कराए। अब मैं चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहा हूँ, आपका इंतज़ार खत्म हुआ, बस 1 मिनट की दूरी है आपके चैप्टर नंबर 4 के बीच में। स्टूडेंट आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 की हम बात करेंगे। चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 4 है ये आपका चैप्टर नंबर 4। और जो बच्चे आज ही मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता होना चाहिए हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं क्लास 11th की। अभी चैप्टर नंबर 4 हम शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 है स्टूडेंट हमारे पास, और इस चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन अ प्लेन या मोशन अलोंग अ प्लेन भी आप कह सकते हो, मोशन इन अ प्लेन।
तो अब स्टूडेंट हम प्लेन की बात करेंगे। यहाँ पे ये एरोप्लेन नहीं है भाई, मत बोलो कि हम प्लेन के अंदर का मोशन की बात कर रहे हैं, वैसी बात नहीं है स्टूडेंट। ये प्लेन का मतलब है टू डायमेंशनल सरफेस, जैसे ये बोर्ड हो गया हमारे पास, तो जो बॉडीज प्लेन मतलब टू डायमेंशनल मोशन एग्जीक्यूट करती है, अब हम उसकी बात करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टूडेंट शुरू करने से पहले दो तीन चीजें मुझे आपको बतानी है, वो ये है, सबसे पहले आपने याद रखना है स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट। ओके, स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, तो बड़े ध्यान से इसको आपने समझना है स्टूडेंट। हर टीचर आपको यही बताएगा, स्केलर का मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में दोनों आती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शंस भी आ जाती हैं, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर नया क्या बताने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो आपको पहले से मालूम होगा कि स्केलर्स में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन मिलती है, और सर वेक्टर्स के अंदर हमें किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की। मैं आपको ट्रिक्स सिखाऊंगा कि कैसे आप पहचान सकते हैं कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी स्टूडेंट वेक्टर होती है। लेट अस सपोज एग्जांपल की बात करते हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूं मास की। तो जरा सोचो, मास स्केलर है या वेक्टर है, तो बच्चे कुछ देर के लिए सोचना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने ना इसकी एक अपनी ट्रिक स्टूडेंट बना रखी है। ट्रिक ये वाली है, विच एंड वेयर। या आप कह सकते हो विच में मतलब यहां पर ये भी याद रख सकते हो, रोमन इंग्लिश का भी हम याद कर सकते हैं, कितना एंड किधर, या आप यहां पे हाउ कह सकते हैं, हाउ का मतलब कितना हो गया, ठीक है ना, हाउ विच। तो ये वर्ड से स्टूडेंट मेरे पास, अब सिंपल ये भी याद रख सकते हो, सिंपल समझ ले कितना और किधर। तो जिन क्वांटिटीज के साथ किधर वर्ड यूज है नहीं होता है बोलते समय, तो वो क्वांटिटीज हमारे पास होती है स्टूडेंट क्या, स्केलर्स होती है। लेट अस सपोज एग्जांपल मैंने मास के लिए, अब अपना मास आप कैलकुलेट करोगे, मेजर अपने मास करना, तो कभी हम ये नहीं बोलते हैं कि आपका मास किधर है, हम पूछते हैं भाई आपका मास कितना है, 40 केजी है, 50 केजी है, 70 केजी है, कितना है। जैसे मेरा स्टूडेंट बहुत ज्यादा मास है, आप टेंशन मत लो। आप सोच रहे कुछ बच्चे कि सर आपका मास कितना, तो वो मैं बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है ना। तो स्टूडेंट बात यह है कि मास जो होता है ना, मास एक ऐसी क्वांटिटी है, कौन सी, स्केलर है। क्योंकि मास जब हम कैलकुलेट करते हैं, जो मेजर करते हैं, तो हम वर्ड लगाते हैं कितना मास है भाई। तो कभी हम ये नहीं बोलते आपका मास किधर है भाई, कभी हम ये वर्ड यूज करते ही नहीं है। दूसरी मुझे बताइए, टाइम के बारे में क्या ख्याल है आपका भी। हम हमेशा ये पूछते हैं ना, टाइम कितना हो गया, कभी ये पूछते हैं कि टाइम किधर हो गया भाई। अभी किसी को पूछ रहा टाइम किधर हो गया, थप्पड़ मार देगा आपको एक, क्योंकि टाइम किधर नहीं भाई होता है, टाइम कितना होता है। अब ये जो वर्ड कितना है, ये बोलते हैं मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट। ये क्या है, क्वांटिटी को शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड। तो टाइम भी हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। मैं यहाँ पे मतलब साथ में ऐसे लिख रहा हूं जिससे आप समझ जाओगे कि ये स्केलर है। अब स्टूडेंट मैं क्वांटिटी लिखने वाला हूं यहाँ पे फोर्स। फोर्स के बाद अगर हम बात करें तो फोर्स क्या स्केलर है या वेक्टर, जरा सोच के बताओ। हम पहले तो ये बात बोलेंगे फोर्स कितनी लगा रखी है। अब बात माइंड में आएगी भाई फोर्स किधर लगा रखी है आपने, भाई किस चीज के ऊपर आपने फोर्स लगा रखी है, किस डायरेक्शन में मतलब फोर्स लगा रखी है आपने। तो फोर्स को बोलते समय दोनों चीजें आ रही है, मैग्नीट्यूड भी आ रहा है एज वेल एज डायरेक्शन का भी हम यूज कर रहे हैं। तो इसलिए हम फोर्स को बोलेंगे हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं। आप मुझे बताइए फोर्स के बाद अगर हम वेट की बात कर लो स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वेट का। वेट जो होता है, क्या ये स्केलर है कि ये वेक्टर है। अब काफी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो चुके होंगे। पहला मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, वेट को हम केजी में मेजर करते हैं या किस क्वांटिटी में मेजर किया जाता है। तो आपका आंसर स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर आएगा सर वेट को केजी में मेजर किया जाता है। बट मैं बोलूंगा स्टूडेंट केजी गलत है, वेट को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। वेट एक्चुअल में वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है जो आप पर लगती है, मतलब प्लैनेट्स लगा रहे हैं, अर्थ हमारे पर लगा रही है हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो जितनी फोर्स है हमें अर्थ अपनी तरफ खींचती है, वही हमारा वेट होता है। तो वेट अगर फोर्स है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी स्टूडेंट। अब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि वेट स्केलर है, वेट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब काफी सारी ऐसी क्वांटिटीज है मेरे पास, जैसे टॉर्क हो गया स्टूडेंट, ये भी एक किस्म की फोर्स ही है, तो ये भी मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो ढेर सारी ऐसी क्वांटिटीज है जो हमारे पास वेक्टर होती हैं। क्वेश्चन एक अराइज हो गया, जो क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं अगर हमें उनको रिप्रेजेंट करना पड़े तो हम उसको रिप्रेजेंट करते कैसे हैं स्टूडेंट। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। तो इसको आपने याद ऐसे रखना है कि जो भी क्वांटिटी वेक्टर होती है, जब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो मतलब कैपिटल लेटर्स के अंदर, ये आपने याद है कैपिटल लेटर्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है।
कैपिटल अल्फाबेट मतलब बड़ी एबीसी जिसको आप बोलते हो, बड़ी एबीसी। तो स्टूडेंट फनी से क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि छोटी एबीसी बड़ी एबीसी से कितनी छोटी है। अगर आपको मालूम है तो आप मुझे इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। तो कैपिटल लेटर सपोज जैसे फोर्स है, तो फोर्स के लिए स्टूडेंट हम कैपिटल लेटर ऐसे लिखेंगे। अब ये एफ जो है ये ऑर्डिनरी एफ होगा, तो स्टूडेंट मतलब पहचानेंगे कैसे ये फोर्स वेक्टर वाली फोर्स है या ये ये एफ को और मतलब फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने बड़ा आसान सा तरीका निकाला, उन्होंने बोला हम इसको बोल्ड लेटर बना देंगे। तो जैसे ही एफ बोल्ड लेटर में आ जाएगा तो हम फौरन समझ जाएंगे ये कोई ऑर्डिनरी एफ की बात नहीं हो रही है, ये फोर्स की बात की जा रही है। ऐसे अगर वेलोसिटी स्टूडेंट होगी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आपने याद रखना है। तो वेलोसिटी को भी अगर मैं बोल्ड करके लिख दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी मतलब ये वी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट आपने अक्सर अपनी एनसीईआरटी में देखा होगा कुछ क्वांटिटीज बड़ी बोल्ड लेटर में लिखी जाती हैं, वो एक्चुअल में वो वेक्टर्स होती हैं। बट हम क्या किया करेंगे ना, हम बोल्ड लेटर में नहीं लिखेंगे। कौन बार बार स्टूडेंट ऐसे डायग्राम में बनाता रहेगा, इतना टाइम किसके पास है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने आसान सा तरीका निकाला, एफ लिखो, एफ के ऊपर एक सिंबल डाल दो एरो का, ये वेक्टर सिंबल इसको कहते हैं स्टूडेंट, दिस इज अ वेक्टर सिंबल। ओके, ये याद रखना है आपने। जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, वेक्टर सिंबल आ जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास टॉर्क आ गया, टॉर्क को हम बच्चे ऐसे डिनोट करते हैं, इसके ऊपर वेक्टर सिंबल आ गया, ठीक है। हम स्टूडेंट इंपल्स की बात कर लेते हैं, तो इंपल्स को हम जे से डिनोट करते हैं, इसके ऊपर वेक्टर सिंबल आ जाएगा। तो ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। जब भी किसी अल्फाबेट के ऊपर आपको वेक्टर सिंबल दिख गया तो फौरन बोल दोगे ये एक वेक्टर क्वांटिटी को स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं आपको लास्ट में बात करेंगे जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किसी वेक्टर की कैसे होती है। तो चलिए स्टूडेंट देखो, मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको, यहाँ पर हमारे पास स्पेस है। तो फाइनली हम बात करेंगे किसकी स्टूडेंट, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर की। एक वेक्टर को हम जियोमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो प्लीज डू नॉट स्किप द वीडियो। आपके जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो इसी के साथ कंसर्न रहने वाले हैं, तो इसलिए अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी पूरी की पूरी, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए बड़े ध्यान से इसको सीखना है स्टूडेंट। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के ऊपर, बहुत मेहनत लगती है। आप देख भी पा रहे होंगे कितनी स्वेटिंग हो रही है मुझे, इतनी गर्मी के अंदर मैं आप बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा फर्ज तो आपका भी बनता है, ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 मिनट की वीडियो होती है, तो देख लिया करो। और कुछ आपको पल्ले पड़ जाएगा आपका तो क्या ही बुरा हो जाएगा टाइम वेस्ट करने के बजाय, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकली स्टूडेंट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ज्योमेट्रिकली हम एक ऐसा सिंबल ले लेते हैं जिसको मैंने अभी बोला वेक्टर सिंबल, ये एक एरो है। अब इस एरो, ये जो एरो है यही रिप्रेजेंट करता है वेक्टर को स्टूडेंट, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है। इसको वेक्टर की बोला जाता है टेल, क्या बोलते हैं हम इसको, वेक्टर की टेल भी बोलते हैं, या इसको इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं, और स्टूडेंट इसको बोलते हैं वेक्टर का हेड। अब टेल और हेड के बीच की जो दूरी है ना, ये वेक्टर का क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। आपने याद रखना है ये वेक्टर का क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। मतलब टेल और हेड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट किसको, मैग्नीट्यूड को। और ये जो एरो हेड की डायरेक्शन है ना, ये किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, टू शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर स्टूडेंट। जिस डायरेक्शन के अंदर भी ये एरो होगा मतलब वही डायरेक्शन किसकी होगी, वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो ये है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर स्टूडेंट। इसको टेल बोला जाता है, इसको हेड बोला जाता है। टेल और हेड के बीच की दूरी जितनी होगी उतना ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाएगा, और जिस डायरेक्शन के अंदर ये एरो होगा वही डायरेक्शन होगी स्टूडेंट वेक्टर की भी। तो आज मैं इतना ही रखूंगा। इसके आने वाले जो वीडियोस हैं हम वेक्टर में इन डिटेल स्टूडेंट बात करेंगे, 2, 3, 4 नहीं, पूरा 1 वीक लगाऊंगा मैं वेक्टर पढ़ाने में। टाइप्स ऑफ वेक्टर डिस्कस करेंगे, मतलब सारे ऑपरेशन में वेक्टर्स के डिस्कस करेंगे, ट्राइंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, तो ये बहुत यूज होगा। और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो इतने ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।